स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज नए चैप्टर को लेके स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का, जो आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्लास 11 का। उसमें जो चैप्टर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, चैप्टर नंबर 5, ये मैं आपको आज सेट क्वेश्चंस, इसके जो सेट क्वेश्चन होंगे वो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगा और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा, आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ सेट से क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आप रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा आपका, इसे 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज फर्स्ट वीडियो है ना, इसके बाद मैं आपको सेकंड वीडियो लेके आऊंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 1 वीडियो है आज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना क्या होता है। देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ हमारे सामने किन किन अवस्थाओं में रहता है, यही पढ़ा जाता है यहाँ पे। तो पदार्थ आपको पता होगा, इनकी मैटर जो है आपके सामने 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। जहां हम लोग इस 11 क्लास में सिर्फ लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें भी लिक्विड पोर्शन आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, सिर्फ आपका गैसेस स्टेट इंपॉर्टेंट है। बाकी सॉलिड स्टेट जो है आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, आपको पता होगा, वहां पे पढ़ना है। यहाँ पे आपको सिर्फ गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो गैसेस स्टेट इज योर मेन टॉपिक और इसी में हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके जो मॉडल क्वेश्चंस हैं, इन सभी को स्टडी करके कुछ टॉपिक्स निकाला है, सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के जाना है ना। क्वेश्चंस आपके मेनली इसी से होंगे। बहुत एक रेयर ही हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन छट जाए, लेकिन मेनली इसी टॉपिक से होंगे। और इस चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ना है। 2 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा, इसलिए दोनों वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा देखना है और साथ साथ आपको लिखते भी चलना है नोट्स। इन्हीं के से वीडियो देखते जा रहे हैं, लिखते भी चलना है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मैंने आपके टॉपिक्स को कुछ सेलेक्ट किया है, जैसे गैस लॉज। सबसे पहले टॉपिक आपका आता है गैस लॉज, जिनके ऊपर 4 लॉ हैं। 4 केमिस्ट ने गैस के बारे में कुछ बताया है, नियम बताया है। इसमें आता है आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ और गे-लुसाक्स लॉ। इन्हें गैस लॉ कहा जाता है। क्या होता है मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। दूसरा टॉपिक है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। तीसरा टॉपिक है आपका यूनिट एंड वैल्यूज ऑफ आर, यानी कि गैस कांस्टेंट। और लास्ट टॉपिक है आपका वैन डर वाल इक्वेशन। ये 4 टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर आपका घूमता है। ठीक है, यही मेन टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। पूरा वीडियो तो पूरा आज स्टेट्स ऑफ मैटर तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आधा आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ। देखिए सभी गैस लॉ को चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं ये चारों गैस लॉ है क्या। देखिए गैस के कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होते हैं, गैसों के कुछ ऐसे गुण होते हैं, है ना, जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। वो है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल को आप कह सकते हैं, आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। ये 4 ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज है, ऑब्जर्व कर सकते हैं इन्हें आप। ठीक है, अब ये चारों जो प्रॉपर्टीज है इनका आपस में रिलेशन होता है, जैसे वॉल्यूम के साथ प्रेशर का, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का, वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल का, प्रेशर के साथ टेम्परेचर का। इन्हीं इंटर रिलेशन को, इन्हीं आपस में संबंध को ही कहा जाता है गैस लॉज, गैस के नियम। जैसे वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशन होता है, इन्हें आप बॉयल्स लॉ कहते हैं, इन्हें ही बॉयल्स लॉ कहा जाता है। मैं शॉर्ट में बी लिख देता हूं। वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है इन्हें चार्ल्स लॉ कहा जाता है, और वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन होता है इन्हें एवोगाद्रो लॉ कहा जाता है। तो पहले मैं 3 लॉ आपको बताऊंगा, यही मेन 3 बेसिक लॉज यही है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ। गे-लुसाक्स आपको बाद में बताया गया है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन गैस लॉज यही 3 है, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाद्रो। वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशन है। ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आपका किसी एक के साथ दूसरा का रिलेशन लिखते हैं तो बाकी दोनों प्रॉपर्टी को आपको कांस्टेंट में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशन देखते हैं तो टी और एन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप वॉल्यूम के साथ टी का रिलेशन देखते हैं तो पी और एन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप वॉल्यूम के साथ एन का रिलेशन देखते हैं तो पी और टी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 का रिलेशन देख रहे हैं तो तीसरा चौथा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका बॉयल्स लॉ। ये क्या कहता है, देखिए बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये रिलेशन है बॉयल्स लॉ आपका। ठीक है, मैंने आपको फिर कहा कि अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखते हैं तो ये दोनों क्या होना
होना चाहिए कांस्टेंट, यानी कि TNN होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेकिन आप लॉ को लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो एक हालांकि आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं है, लॉ लिखने नहीं आता है, बट मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर आपको लॉ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, लॉ लिखने का नियम, और जो नियम बॉयल्स लॉ में है वही चार्ल्स एवोगाद्रो, गै-लुसाक में सब में सेम नियम है लगभग। तो आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका कांस्टेंट हो गया। गिवन मास जो लिखा हुआ ना, गिवन मास एक्चुअली में आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो आपका अगर मास कांस्टेंट है तो 100% आपका एन भी कांस्टेंट होगा। तो कहीं पे भी अगर आप गिवन मास देख लीजिए तो समझ लीजिएगा एन आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपका दोनों कांस्टेंट हो गया ना। शुरुआत में क्या लिखा हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और गिवन मास यानी कि एन भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रेशर का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ में आया? रटना नहीं है, चीजों को समझना है। और आप एक पैटर्न देखेंगे सारे गैस लॉज में, वॉल्यूम प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब टी और एन क्या हो? कांस्टेंट हो। यही है आपका। अब आप देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, लिखेंगे के, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के आप के लिखते हैं, V बराबर K 1/P। अब आप P को इस साइड ले आएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ रहने देंगे तो PV बराबर आपको K लिखेगा, PV बराबर K, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट, है ना। इसे ही आप ऐसे लिखेंगे P1 V1 बराबर P2 V2। ये क्या है? देखिए चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल कांस्टेंट है, यानी कि मान लिए कंटेनर था जिसका वॉल्यूम V1 था और प्रेशर था P1। उसके बाद कंटेनर का वॉल्यूम अगर बढ़ के V1 से V2 हो गया तो प्रेशर भी तो चेंज करेगा, प्रेशर भी P1 से P2 हो जाएगा। तो चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल कांस्टेंट है, यानी कि पहले शुरुआत में जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो बाद वाले प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2। ये रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, यही है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक, तो बॉयल्स लॉ इतना ही है, आपको बॉयल्स लॉ को आपको इतना देख लेना है। तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ बॉयल्स लॉ पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन इसके क्या क्वेश्चंस हैं आपके सेट में? तो देखिए, बॉयल्स लॉ सिर्फ इकलौते बॉयल्स लॉ पे 4 क्वेश्चंस है। टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 न्यूमेरिकल है और 2 आपका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर को नोट करके रखा हूं, इसलिए आप अपने पीडीएफ को या फिर जो पीडीएफ मैंने आपको दिया था उसे आप खोल के रखिए, कवर करते जाइए कि कितने क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14, ये चारों आपको बॉयल्स लॉ से है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका न्यूमेरिकल है, जिसे मैं इसको मिटाने के बाद बताऊंगा, उसे मैं बाद में बता रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। देखिए 2 आपका क्या है? The law which states that constant temperature, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure। वॉल्यूम प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ऐसा कौन सा लॉ में कहा गया है? तो ऐसा बॉयल्स लॉ में कहा गया है, यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा A। 2 का आंसर हो गया आपका A। सॉल्व हो गया आपका 2। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। 10 भी आपका न्यूमेरिकल है। 14 नंबर क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए, क्या लिखा हुआ 14। बॉयल्स लॉ ऑफ ए गैस गिव रिलेशनशिप बिटवीन। बॉयल्स लॉ किसके किसके बीच का रिलेशन देता है? तो ऑप्शन है आपका प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। बताइए किसके बीच में रिलेशन देता है? तो प्रेशर वॉल्यूम का, यानी कि A, यानी कि 14 का आंसर भी हो गया आपका A। 2 तो थ्योरी ही है जिससे आप सिर्फ देख के पता कर लेंगे, इसलिए आपको कलम भी नहीं उठाना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा लॉ को। अब मैं सीधे इसके न्यूमेरिकल में आ रहा हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल ही है और न्यूमेरिकल बहुत आसान है। और आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा बॉयल्स लॉ का? सिर्फ एक, P1 V1 बराबर P2 V2, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा बस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है। पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़िए क्वेश्चन को बढ़िया से। ठीक है, न्यूमेरिकल देख के आपको डरना नहीं है। क्या है? ए वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी। 120 मिलीलीटर दे दिया, इसका मतलब वॉल्यूम है। ठीक है, कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। देखिए प्रेशर का एक यूनिट होता है बार, मैं आपको बताऊंगा आगे प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट होता है। तो प्रेशर दिया हुआ है 1.2 बार, ATM, बार और पास्कल, ये सब प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल। वेसल का मतलब होता है पात्र। उस गैस को दूसरे बर्तन में रख दिया गया है जिसका वॉल्यूम 180 मिलीलीटर है। इस बार वॉल्यूम है 180 मिलीलीटर वॉल्यूम। उसके बाद टेम्परेचर आपका फिर से 35 ही है
35 डिग्री सेल्सियस ही है, तो पूछ रहा है प्रेशर कितना होगा। ठीक है, सवाल सबसे पहले ये आता है कि ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन ही है, आपको कैसे पता सर? तो देखिए, पहला देखिए आपको यहीं पे क्लू मिल गया होगा, टेम्परेचर दोनों में सेम है। इसका मतलब टेम्परेचर जब सेम है, इसका मतलब ये जरूर बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 में से 3 चीज दिया हुआ होगा, P1, V1, P2, V2 में से आप ढूंढिए। आप देखिए, इसी के आप V1 बोल सकते हैं, इसे आप P1 बोल सकते हैं, दिस वन इज योर V2, दिस वन इज योर P2। ठीक है, ये चारों का रिलेशन को ही कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब आप आराम से बना सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, तो P2 बराबर P1 V1 बाई V2, तो P1 हो गया 1.2, V1 हो गया 120, V2 हो गया 180, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 चौक 8, 0.4, 0.8 बार आंसर होगा इसका। 0.8 ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ए में ही आपको नजर आ गया, यानी कि 1 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्लियर? 1 का हो गया आपका आंसर ए। ठीक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी आपका एक न्यूमेरिकल है जो बॉयल्स लॉ पर है। क्या कहता है 10? देखिए, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डीएम क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार। मतलब शुरुआत में 500 डीएम क्यूब था, डीएम क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, आपको पता होगा, है ना। 1 बार यानी कि प्रेशर है आपका 1 बार। शुरुआत में वॉल्यूम आपका 500 डीएम क्यूब था, प्रेशर 1 बार था। इसके कितना प्रेशर चाहिए ताकि इसका वॉल्यूम को घटा करके नया वॉल्यूम कर दिया गया है कितना, 200 डीएम क्यूब। उस समय प्रेशर कितना होगा, P2 बराबर व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन ये है, शुरुआत में वॉल्यूम 500 डीएम क्यूब था, प्रेशर 1 बार था, इसको कंप्रेस करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, कंप्रेस करने के बाद नया वॉल्यूम 200 डीएम क्यूब है, कितना प्रेशर चाहिए, ये रिलेशन है। फिर से वही क्वेश्चन हो गया आपका, P1 V1 बराबर P2 V2, देयरफॉर P2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2। तो P1 हो गया 1 इंटू V1 हो गया 500 और V2 हो गया आपका 200। कितना आसान सा कैलकुलेशन भी है, 2.5 आ जाएगा इसका आंसर बार, 2.5 बार इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, 2.5, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, तो 10वां का हो गया आपका बी। ठीक है, देखिए इकलौते सिर्फ बॉयल्स लॉ पे जिसको आपने 5 मिनट भी समय नहीं दिया होगा, उससे आपके 20 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, कितना आसान, 2 न्यूमेरिकल था, दोनों आसान, दोनों इसी फॉर्मूला पर बना, और बाकी 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी पर थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ और ये हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका आपका नाम है चार्ल्स लॉ। बॉयल के जैसा ही है चार्ल्स। अब आप देखिएगा आपको इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, धीरे 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 अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में जब कोई चीज़ आता है तो आपको इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रिलेशन, वो था वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशन, वहाँ था इन्वर्सली, यहाँ है डायरेक्टली। वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब P एंड N क्या हो जाए, कांस्टेंट। ठीक है, मैंने आपको कहा कि अगर आपको 2 का रिलेशन देखना है तो तीसरा चौथा को क्या करना होगा, कांस्टेंट। इसे आप कैसे लिखेंगे, तो इसे आप जस्ट उल्टा लिखेंगे। P चूंकि कांस्टेंट है तो शुरुआत में लिख देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम टाइप का। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ, फिर से क्या लिखेंगे, गिवन मास। अब आप बताइए गिवन मास आपने क्यों लिखा, इसके लिए लिखा है ना। गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली कि इनवर्सली, इस बार डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए स्टेटमेंट पे आपको बहुत रटने का जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने नहीं आएगा, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, लेकिन समझना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ, V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, एंड P एंड N क्या है, कांस्टेंट। तो V बराबर KT लिखेंगे आप, तो V बाई T बराबर K लिखेंगे आप। तो V और T का रेशियो कांस्टेंट होता है, वहाँ था प्रेशर वॉल्यूम का गुणनफल, यहाँ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो यानी कि डिवाइड, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। दिस वन इज योर चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्लियर? कितना आसान था आपका, देख लीजिए। अब क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए तो जरा सा, V बाई टी बराबर कांस्टेंट इज, V बाई टी कांस्टेंट है, ऐसा किस लॉ में कहा गया है? ऑप्शन है आपका चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, नन ऑफ दिस। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही है आपका, V बाई टी कांस्टेंट ऐसा किस लॉ में कहा गया है? कौन सा लॉ में कहा गया है? चार्ल्स लॉ, यानी कि ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 11, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपको वो करा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन दोनों को मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया।
कितना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट चलना है। अब देखिए चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। v बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट यानी कि v1 बाई टी वन बराबर v2 बाई टी2। इसमें क्या होगा, कोई 3 चीज आपको दे देगा, चौथा पूछेगा। सिमिलरली जैसे आपने बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाया वैसे चार्ल्स लॉ का भी न्यूमेरिकल दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन सेट में नहीं है लेकिन दे सकता है, ठीक है। आप रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एवोगाद्रोज लॉ। एवोगाद्रोज लॉ, ठीक है। ये किसके किसके बीच का रिलेशन है, तो ये v और n का रिलेशन है, ठीक है। और इसमें कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, p एंड t कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आप इसका लॉ को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप ये लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, आप ये लिख सकते हैं। या फिर किसी किसी बुक में इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा रहेगा, ऐसे लिखा होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases have equal number of molecules at कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह मॉलिक्यूल्स यूज किया है, हालांकि दोनों मिला जुला के एक ही चीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा, दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे समझ लीजिए मोल और मॉलिक्यूल का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की जगह मोल ही है एक तरह से। तो कहता है कि अगर वॉल्यूम इक्वल रहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल रहेगा, बशर्ते P एंड T कांस्टेंट होना चाहिए। तो बात एक ही ना हुआ, प्रेशर वॉल्यूम और N कॉमन रहेगा, ये कहना चाह रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा, एक ही बात पढ़ा, ठीक है। वॉल्यूम घटेगा तो N भी घटेगा। इक्वल अगर ये रहा तो ये भी इक्वल रहेगा, बढ़ा तो दोनों बढ़ेगा, घटा तो दोनों घटेगा, यही ना बात है। कब, जब P एंड T क्या रहे, कांस्टेंट, यही है आपका। तो आप क्या लिखेंगे, V बराबर के एन यानी कि v बाई एन बराबर के, ये हो गया आपका एवोगाद्रो लॉ, ठीक है। क्लियर, तो एवोगाद्रो लॉ यही हो गया। कितना सिंपल सा लॉ था। क्या इस पे कोई क्वेश्चन है सर? बिल्कुल है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जरा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए आप। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वही ना बात हुआ, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ऐसा कौन सा लॉ में कहा गया है? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाद्रो लॉ, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा आपका एवोगाद्रो लॉ, यानी कि 5वां का आंसर हो जाएगा आपका सी। 5 का हो गया आपका सी, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया आपका। सोचिए 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए देखते देखते 3 लॉ को फली पढ़ के, ठीक है। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गे-लुसाक्स लॉ। देखिए देखा जाए तो गैस लॉ सिर्फ 3 ही हैं और यही 3 आपको पढ़ना भी है, लेकिन प्रीवियस ईयर में यानी कि 2020 में एक लॉ और है आपका गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान है, लेकिन इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछ दिया है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। गे-लुसाक्स लॉ प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। वी के साथ आपने तीनों का रिलेशन देख लिया, प्रेशर और टेम्परेचर का भी एक रिलेशन दिया था जिस केमिस्ट का नाम था गे-लुसाक, और इसने कहा था इसका रिलेशन क्या है। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है P प्रोपोर्शनल टू T। कब? जब V एंड N क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये है आपका गे-लुसाक्स लॉ। प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आया है आपका प्रीवियस ईयर में। P T का प्रोपोर्शनल है जब V एंड N क्या रहे, कांस्टेंट। तो इसे आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे एट कांस्टेंट, इसे आप कांस्टेंट करना है पहले आपको, वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गिवन मास। फिर से बोलिए, गिवन मास क्यों लिखा आपने? N के लिए लिखा। गिवन मास ऑफ ए गैस, देखिए आपको स्टेटमेंट में भी आपको बनाने भी आ गया होगा। गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हो गया आपका। P एंड T प्रोपोर्शनल है जब आपका V एंड N क्या है, कांस्टेंट। तो P बराबर KT यानी कि P1 या P बाई टी इक्वल टू K, यानी कि P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। ये क्लियर, P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। दिस वन इज योर गे-लुसाक्स लॉ। बहुत VBI नहीं है लेकिन इस पर क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जो 2020 का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, गे-लुसाक्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटन एज V बराबर कॉन्स्टेंट इंटू T, P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P बराबर कॉन्स्टेंट इंटू 1 बाई टी, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आंसर आपका P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि B। 17 का आंसर हो जाए आपका B, ठीक है। ये हो गया आपका गे-लुसाक्स लॉ पर सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो 5-5 मिनट में आपका एक एक लॉ हो रहा है और एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व होते जा रहा है। आपको अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है।
चलिए अब एक और लॉ है ना, हालांकि इसको सिलेबस से निकाल दिया है, लेकिन एक पता नहीं एक सेट में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पूछ दिया है तो इसे तो पढ़ना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अब जब पढ़ना तो पड़ेगा ना, आसान चीज़ के लिए भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये क्या है देखिए, एक कंटेनर में मान लिए बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेज रखे गए हैं। एक बर्तन है जिसमें कुछ ऐसे गैसेज रखे गए हैं, 3 गैसेज हैं मान लिए, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा, है ना। तो आप देखिए बहुत सिंपल सा नियम है, इतना आसान तो आपको जनरल लाइफ में भी देखिए। अगर आप एक रूम का सफाई तीन आदमी मिलकर एक रूम का सफाई कर रहे हैं, तो टोटल सफाई बराबर क्या होगा, तो टोटल सफाई बराबर यही ना होगा, पहला आदमी का सफाई प्लस दूसरा आदमी का सफाई प्लस तीसरा आदमी का सफाई, सब जितने जितने अपने अपने सफाई को कंप्लीट किए होंगे, सबके सफाई को जोड़ देंगे तो टोटल सफाई समझ में आ जाता है। वही चीज़ यहाँ है ना। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर को जोड़ दीजिएगा तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। यही तो है आपका, है ना। तो इसका जो प्रेशर, इसका प्रेशर को ही कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। क्या कहा जाता है? पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक। इसके अंश का, इसके अंश का, इसके अंश का प्रेशर को आप जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। यानी कि PT बराबर PA प्लस PB प्लस PC। पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कितना आसान है जरा सा बताइए। बहुत आसान है, PT बराबर PA प्लस PB प्लस PC, ठीक है। तो ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इससे भी क्वेश्चन है आपका, और वो क्वेश्चन नंबर है आपका, मैंने क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 गैसेज इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि A हो जाएगा। 4th का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा A, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाकी सारे लॉस पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को और मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं, बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और वो भी इसी से रिलेटेड है। आप इसे अलग मत समझिएगा। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब इस पूरे 20 क्वेश्चन में मुझे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन नजर आया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 15 क्वेश्चन नंबर को आप बनाइए। पहले देखो क्या लिखा हुआ है। 3 कंटेनर A, B एंड C ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स ऑक्सीजन, नियॉन एंड मीथेन। 3 बर्तन है A, B एंड C। इसमें एक में रखा हुआ है ऑक्सीजन, एक में लिखा हुआ है नियॉन, एक में रखा हुआ है मीथेन। 3 बर्तन है, तीनों का आयतन सेम है, ध्यान रखिएगा। पहले में ही लिख दिया वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। और तीनों में 3 गैसेज हैं। कौन कौन गैसेज हैं ये रखे हुए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? हाँ, रेस्पेक्टिवली एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आपका कांस्टेंट है, सेम लिखा हुआ है, यानी कि आपका तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। ये तीनों कांस्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑफ मासेज। इनका जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, इसका बढ़ता क्रम क्या होगा? किसका मास ज्यादा, किसका मास कम? कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको ले चल रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट पे, यानी कि n को मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास। ये फॉर्मूला आपको देखा देखा लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, इसका मतलब आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा। चैप्टर 1 में ये आपको फॉर्मूला मिलेगा, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 में। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास को हम लोग W लिखते हैं और मोलर मास को M लिखते हैं। मोलर मास वही मोलर मास है जिसे आप याद करते हैं, जैसे एटम का एटॉमिक मास को आप याद करते हैं, और मॉलिक्यूल के जब मास आप निकालते हैं तो सभी के एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। आपको याद होगा चैप्टर 1 में आप लोगों ने किया होगा ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। आपको इसका पूछा है ऑर्डर, ठीक है। तो एक बात बताइए, W बराबर यानी कि गिवन मास बराबर, या आप सिर्फ लिख सकते हैं मास बराबर, गिवन मास को सिर्फ मास लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कह सकते हैं कि नहीं बताइए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ही आपका n है, मोलर मास हो गया आपका m, और गिवन मास को आप W लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बात गौर कीजिएगा, इसका नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाएगा? एक बात बताइए, जब T, V और P तीनों कांस्टेंट है, आपने पढ़ा था 4 ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनमें तीनों कांस्टेंट है, तो 100% आपका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं सिंस P, V एंड T are constant, therefore n is also constant। n भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोलर मास।
मास, यानी कि मास उसी का ज़्यादा होगा इसका मोलर मास ज़्यादा होगा। मास सीधा सीधे किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मास। और हम लोग मोलर मास निकालने जानते हैं, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं जो कि कंटेनर नंबर ए में है, कितना होगा? 2 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यानी कि 32 U होता है, इसका यूनिट आपको याद होगा। इसी तरह से आप मोलर मास नियॉन का आपको सीधा याद होगा, जो कंटेनर नंबर बी में है, इसका एटॉमिक मास होता है 20, यानी कि 20U। और सी कंटेनर में CH4 रखा हुआ है, इसका आप मोलर मास निकाल सकते हैं। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 4 है, तो 4 गुना 1 12 प्लस 4 16U। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास किसका आया? आया ऑक्सीजन का, फिर आया नियॉन का, फिर आया मीथेन का, यानी कि ए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास। अगर ये मोलर मास ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका मास भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? जिसका मोलर मास ज़्यादा है, और मोलर मास सबसे ज़्यादा किसका है? ऑक्सीजन का, फिर नियॉन का, फिर मीथेन का। 32 20 16, इसलिए मास का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, यानी कि घटते बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटा से बड़ा, तो सबसे कम मोल मास हो जाएगा आपका सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। सबसे ज़्यादा मास होगा आपका ए का, फिर बी का, फिर सी। सबसे कम सी, फिर बी, फिर ए। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता तो आप ऐसे लिखते ए बी एंड सी, इसको कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है या डिक्रीजिंग लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग लिखा हुआ है शायद, है ना, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बी ए। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन में है? सी बी ए, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो देख लीजिए आप, जो आप लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, टफ नहीं है इसे मैं कह सकता हूँ, कंसेप्चुअल है। लेकिन तो आपने आज जितना भी पढ़ा, इससे आपके 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी के 11 क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो नोट्स बनाइएगा, सॉल्यूशन को करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, और जरूर से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।